स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो यूपी बोर्ड का के एग्जाम 22 फरवरी को शुरू होने में, जो एग्जाम आपका यूपी बोर्ड का हुआ था, आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी इसका सॉल्यूशन जो है एक या दो पार्ट में हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन पूरा ही मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2023, यानी आपके पास हम 10th क्लास यूपी बोर्ड यहाँ 2022, यानी 2022-2023, यदि आपका एग्जाम आप 2022 में 10th क्लास कर रहे हैं तो आपका एग्जाम 2023 में होगा, इसलिए यहाँ पर पेपर पर लिखा होता है 2023। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आपके थ्योरेटिकल होते हैं। यानी आप इन 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही आसान भी पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आज हम इसी क्लास में करने भी वाले हैं। देखिए, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का और यूपी बोर्ड 2023 का फुल पेपर सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है आपके सामने, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ या ध्यान रखिएगा आप, ये ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 731/625, 731/625। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 725/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको देखिए क्या करना था। आपको यहाँ पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। परिमेय, जो वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे कि आपको दशमलव प्रसार करने के लिए देखिए यहाँ 625 है। आप जानते हैं कुछ संख्या हमसे पढ़ाई गई थी कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन में नॉर्मली जो क्वेश्चन हम निकालते हैं उन क्वेश्चनों में हमें चेक करना होता है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। जो संख्या शांत होती है उसका दशमलव प्रसार आप ज्ञात कर सकते हैं, जो संख्या अशांत होती है उसका दशमलव प्रसार आप ज्ञात नहीं कर सकते। यानी इस क्वेश्चन से इतना तो दशमलव प्रसार करना है, यानी ये संख्या शांत तो होगी ही। ठीक है, अब इसके कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, 625 जो आपके पास हर दिया होता है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बाद में 5 है तो आप 5 से ही से डिवाइड करेंगे। 5 ही कम 5, 1 बच जाता है, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच जाते हैं, 5 5 25। फिर बाद में 5 आ जाते हैं तो आप फिर भी 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ 2, 5 5 25। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं आप 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4, 5 कितनी बार है? 4 बार है। यानी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, किसको? 625 को। यानी 625 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 731 बटे 625 के स्थान पर आप लिख लीजिए 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो हर होता है उसमें 10 करना होता है। 5 में किस संख्या से गुना करें कि 10 हो जाए? तो सिंपल सी बात है, आप 2 से ही गुना करेंगे। 5 में किससे गुना करनी पड़ेगी? 2 से गुना करनी होगी, तभी तो जाके 10 होगा। 5 दूनी 10। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है, जब 5 की पावर 4 है तो यहाँ 2 की पावर भी 4 ही होनी चाहिए। जैसे कि 10 करने के लिए 5 से गुणा किया, 2 में 10 तो हो गए, लेकिन यहाँ 4 संख्या लिखा है तो यहाँ भी आप 4 से ही 4 ही पावर लगाएंगे। यानी कुल मिला के आपको 2 की पावर 4 से नीचे गुना किया और 2 की पावर 4 से ही ऊपर गुना में करना होगा। सिंपल। चलिए, तो यहाँ 731
गुना 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, यानी 2 को आप 4 बार गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ जाता है आपके पास 16। और यहां पर देखते हैं 5 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो आप दोनों पावर से एक पावर लेते हैं। 5 की गुणा जब 2 में करते हैं तो भाई आ जाता है 10, 5 दूनी 10, ठीक है। गुना कर लीजिए, 16 एकम 16, हासिल गए 1, उसके बाद 16 तिया 48 और 1 49, हासिल गए 4, 16 सत्ते 112, 112 और 4 रहता है 116। यहां बट्टे 10 की पावर 4 का मतलब है 10 के आगे हम 4 जीरो लगा देते हैं। तो यानी आपका जो आंसर देखिए 1 2 3 4, कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है। तो आप 4 ही, आपको 4 अंक पीछे पॉइंट लगाना, यानी 1 1 2 3 4, यानी यहां जाता है पॉइंट 1 6 9 6। पूछा कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ अंकों की संख्या कितनी आती है? इसमें 5 आ जाती है। कितनी? 5 इसका राइट आंसर आ जाता है। यानी इसका जो दशमलव प्रसार करते हैं आपका जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है? 4, इसका आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिंदुओं एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 2 में है कि एक्स वाई और माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से पूछा गया था? आपको याद होगा ये चैप्टर आपके निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया था। ये कहां से पूछा गया था? कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निर्देशांक ज्यामिति से। वहां क्वेश्चन जब क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने क्लास पढ़ा भी रखी है, ये क्वेश्चन ये बीच की जो दूरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। और यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां से बीच की दूरी क्वेश्चन आए और बीच की दूरी क्वेश्चन ना पूछा जाए, पूछा जरूर जाता है। तो यहां पर बिंदु दिए हुए हैं कि दो, कौन कौन से बिंदु? x, y और माइनस एक्स वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाई इसे हम x1 y1 x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया भाई, इसे x1 y1 x2 y2 मान लो। ठीक है, अब बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए। बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी यहां पर ये क्वेश्चन आपसे x1 की वैल्यू कितनी है? x है। x2 की वैल्यू कितनी है? देखिए यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे भाई, माइनस x2 है, ये माइनस है और माइनस का पहले से है, यानी माइनस की गुणा जब आप माइनस में करोगे तो कितना आ जाता है? आप कहोगे सर प्लस। इस माइनस की गुणा जब आप माइनस में करोगे तो आंसर कितना आता है? प्लस आ जाता है ना जोड़कर। तो x2 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर x है प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? y है और y2 की वैल्यू देखो, फिर से वही बात आ गई, माइनस y2 है और माइनस पहले से ही है, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर y है। ठीक है, तो यहां आप यदि फॉर्मूला निकालते हैं तो x में x जोड़कर आ जाता है 2x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब y में आप y जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2y। तो आपके पास आ जाता है ये 2y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, 2 का वर्ग हो जाता है 4 और x का वर्ग हो जाता है x स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 और y का हो जाता है y स्क्वायर।
आप यहाँ भी पर भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, बाहर 2 आ जाता है। यानी आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है, जो कि आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका दिस इज राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीपली करने हैं, स्पीड से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है होगी। तो यहाँ आंसर है दी गई संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई संख्याओं में ऑप्शन देख इसको मैं ऑप्शन लिखता हूं, जैसे कि ऑप्शन ए है इसका 0, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन आपके पास 2 और डी ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन आपके पास 8 है। क्वेश्चन तीसरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था कि इनमें जो संख्या आपको बतानी है, ये बतानी है कि कौन सी संख्या इनमें अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपको पता होना ये चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको क्या, अभाज्य संख्या जो होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो केवल एक व अपने आप से पूरी विभाजित होती है, पूरी विभाजित होती है। ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। लेकिन यदि आप यहां देखते हैं कि एक संख्या एक से विभाजित होती है या फिर अपने आप से विभाजित होती है, ठीक है, वो 0 कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 0 पूर्ण संख्या होती है। और 8 देखिए 1 से तो कटती है, लेकिन ये 2 से भी कटती है। उसके बाद 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है और 8 से भी डिवाइड होती है। तो इसका मतलब 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 0 अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन बच जाते हैं 2। और मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वे मान लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, जो कि आंसर बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। 1 कभी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 जो संख्या आपका राइट आंसर आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है। और यदि मैं बात करूं कि सबसे जो एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाते हैं। तो अभाज्य संख्या कैसी, ऐसी संख्या जो केवल एक व अपने आप से पूरी विभाजित होती है, तो यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है। यहां चेक करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा, देखिए ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्यों -1, बी ऑप्शन आपके पास है क्यों +1, सी ऑप्शन 2 क्यों, और डी ऑप्शन आपके पास है 2 क्यों +1 हो जाता है। क्वेश्चन में क्या गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक रूप होता है, प्रत्येक धनात्मक रूप होता है क्यों के धनात्मक पूर्णांक के लिए।
यानी ये संख्या जो क्यों का मान आपको लेना है धनात्मक लेना है, माइनस में नहीं लेना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप ऑप्शन से ही करना, क्योंकि ऑप्शन से इजीली हो भी जाते हैं। क्योंकि क्यों का मान आपको धनात्मक लेना है, यानी इतना तो हमें पता चल चुका कि क्यों का मान 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 0 या फिर 1 2 3 4, 0 से छोटा नहीं। यदि ऑप्शन आप 0 में रखते हैं, पहला यदि मैं क्यों की वैल्यू यहाँ 0 रखूं तो आप ध्यान से समझेंगे कि 0 -1 हो जाता है, और जब 0 से -1 घटाते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाता है -1। यहाँ ये क्वेश्चन आपका ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि धनात्मक आना चाहिए, तो यहाँ तो ऋणात्मक आया, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि 0, यहाँ जब 0 का मान रखते हैं आप तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0, तो यहाँ रखते हैं 0। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, 2 क्यों का मान 0 मानिए तो यहाँ भी 0 हो जाता है, यानी 2 यहाँ +1। जब आप 2 रखते हैं 2 एकम 2 और +1 और 1 3 आ जाते हैं, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका गलत आ जाता है। तो आपका जो राइट आंसर आता है वो कितना आता है इसमें 2 क्यों। या क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट शायद लगता है कि सम पूर्णांक पूछा गया है, यानी सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो सम धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होगा, ये होगा, यानी यहाँ से आपसे प्रत्येक धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है, ये आ जाता है 2 क्यों। यानी ये सब क्वेश्चन आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, आपका राइट आंसर आता है 2 क्यों। बिल्कुल सही है आपकी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a + b बराबर, यहां ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यदि साइन a + b बराबर √3/2 है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है cos a - b बराबर √3/2 है। तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में a का मान ज्ञात करो और प्यारे भाई b का मान ज्ञात करो। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि sin a + b बराबर आपके पास √3/2 है, cos a - b बराबर √3/2 है। बिल्कुल सही है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझे बात में। देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। देखिए यदि आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं करना है तो आपको याद होनी चाहिए श्रेणी, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान, cos 30 का मान, cos 60 का मान, cos 45 का मान। तो आपको साइन और कोस की तो याद नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि साइन कोस की क्यों, आपके साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट 6 के 6 त्रिकोणमिति की सारणी आपको याद होना चाहिए। लेकिन चलो यदि आप ऑप्शन से करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो भी जाता है। कैसे, आप कहोगे सर कैसे हो सकते हैं, तो आपको देखिए यहाँ a का मान कितने हैं। यदि आपको मैं 2 तरीके से करवाता हूं, देखिए दोनों तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूं, ऑप्शन वाले तरीके से भी और बिना ऑप्शन वाले भी तरीके से करवाता हूं। चलिए देखिए सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि साइन की श्रेणी में, जैसे कि आप साइन a + b, यहां पर साइन है और साइन की वैल्यू में √3/2 किसका मान होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ साइन की श्रेणी में ये मान होता है साइन 60 का। तो आप साइन से साइन काट लेते हैं तो a + b बराबर ये आ जाता है 60। यहाँ पर ये इक्वेशन कौन सी आ जाती है आपके पास 1 आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ ध्यान से रखते हैं आप cos a - b, यानी cos की श्रेणी में कितने का मान √3/2 होता है। आप कहोगे सर cos 30 का मान, cos से cos कट जाते हैं तो a - b बराबर कितना आ जाता है 30। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है 2,
यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप सोल्व करके देंगे विलोपन विधि से करने के, यानी a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, ये आ जाता है माइनस से प्लस बी और माइनस बी एक दूसरे से कैंसिल, a और a ये आ जाते हैं 2a, 60 और 30 90, और a का मान आ जाते हैं जब 2 से 90 को काटते हैं तो 90 का आधा आ जाता है 45। तो यानी a की वैल्यू आपके पास कितने आते हैं 45। a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, आप सेकंड में भी रख सकते हैं। तो जब फर्स्ट में रखते हैं तो एक स्थान पर यहाँ आते हैं 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी आपके पास कितना आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 10 में 5 जाकर 5 बच जाते हैं, और यहाँ पर 5 में 4 जाकर 1 बच जाते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 45 डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन a का मान 45 और b का मान 15 बिल्कुल राइट आंसर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी इसका 45 और 15। चलिए इसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते हैं, कि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए भाई, यहाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखो ऑब्जेक्टिव से आप कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, ए बी की वैल्यू रखनी थी और पुट कर लेनी थी। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन बाई ऑप्शन रखे करते तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता था। कैसे, जैसे कि इसके ऑप्शन क्वेश्चन के दिए गए हैं, ए के ऑप्शन 45 और 15, बी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 15 और 45, सी ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन 45 और 30, और डी ऑप्शन आपके पास क्या है 30 और 45। देखिए ऑप्शन पहले, सबसे पहले ऑप्शन हम बी लेते, क्योंकि ए तो आपको आंसर का पता चल ही चुका है, तो आप आंसर कौन सा लीजिए भाई, बी ऑप्शन लीजिए। तो 15 यानी ए का मान आपको 15 रखना है और बी का मान आपको 45 रखना है। तो जब ए का मान आप 15 रखते हैं, यानी ए बराबर 15 और बी बराबर 45, तो यहाँ जोड़कर कितना आता है, आप कहोगे सर 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 1 6 60, 60 का मान तो √3/2 होते हैं। अभी तक बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन जब यहाँ आप रखते हैं तो 45, सॉरी ए का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ से 15 और बी की वैल्यू रखेंगे 45। तो आप देखते हैं कि जब 15 से 45 घटाते हैं तो संख्या माइनस की बड़ी है, इसलिए माइनस माइनस का बच जाता है 30, तो माइनस का तो कोई बचना नहीं चाहिए, तो इसलिए माइनस का 30 नहीं बच सकता, क्योंकि कोस -30 की वैल्यू आप √3/2 नहीं रख सकते। ठीक है, तो यानी माइनस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाते हैं। जब 45 और 30 रखते हैं आप, तो यहाँ पर होता है जब इसे जोड़कर जोड़ते हैं तो यानी ए के स्थान पर 45, बी के स्थान पर 30, तो जब जोड़ते हैं तो a प्लस बी के स्थान पर √3/2 हो जाता है, यानी 5 और 4 और 3 7 75। क्या साइन 75 का मान √3/2 होता है, आप कहोगे जी नहीं, ये ऑप्शन पहले ही स्टेप में आपका गलत हो जाता है। तीसरा स्टेप 5 और यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 45, 5 और 7 75, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 45 और 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ त्रिकोणमिति जो चैप्टर हमारा होता है ना, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे मैक्सिमम नंबर त्रिकोणमिति से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में, ऊंचाई दूरी होती है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या तो आपको क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर से ना पूछा जाए तो 6 नंबर से भी पूछा जाएगा, पूछा जरूर जाएगा, चाहे 4 नंबर से पूछा जाए या 6 नंबर से पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्वेश्चन बोलता है कि 1 - 10² 30 और बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर 30। यहाँ ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है, आपके पास देखिए क्या टेन 30 की वैल्यू पता है? आप कहोगे जी सर पता है, अंडर रूट 3 का वर्ग। और यहाँ देखते हैं 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू यानी 1/√3, इसका भी आपको वर्ग का पता है। तो यानी यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 3 से वर्ग कट जाता है, यानी आते हैं 3। उसी प्रकार ठीक 1 प्लस 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3। तो यहाँ पर ये क्या बच जाता है, इसके बटे 1 मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एकम 3 माइनस 1/3, यहाँ 1 मानकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एकम 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कट जाते हैं, 3 से जाके बच जाता है 2 और 3 में जोड़ते हैं 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका जो राइट आंसर आता है 1/2 आ जाता है। कितना आ जाता है भाई? इसका मान आता है 1/2। या फिर आप सेकंड मेथड ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टली आपको याद रखना होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला होता है? आपको याद रखना होता है ये साइन ए का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई? ये साइन ए का फॉर्मूला होता है। यानी आपको ध्यान से समझिएगा, यानी ए का मान कितना है? आप कहोगे सर ए की जो वैल्यू यहाँ होगी, ए की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो आप क्या साइन 30 रख सकते हैं? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप इस तरीके से सवाल करते हैं तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को इस सेकंड मेथड से करते हैं तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। मेथड कोई सा भी कर लो, आंसर आपका दोनों ही सही होंगे और दोनों ही सही आएगा। जो आपको अच्छा लगता है आपको सिर्फ वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7। सातवां क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है भाई? k की वैल्यू। आप समझेंगे इस समीकरण का मूल कितना है? 6 है। बिल्कुल सही बात है, तो k के मान। तो जब आपको एक क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि इस समीकरण का मूल 6 है। जब भाई इसका जो मूल 6 है तो जहां भी x के ये जो 6 मूल आया ना, इसका एक मान 6, तो इस समीकरण में जैसे आप रखोगे तो उसका आंसर 0 आ रहा होगा। ऐसा आपको मन में सोचना है। यानी आप यदि x के स्थान पर 6 रख देते हैं तो उसका मान 0 100% आऊगा, 2000% आऊगा, लेकिन आऊगा 0 ही। आपको ये बात करनी समझे, ये संतुष्ट करेगा से। जैसे कि x के स्थान पर आप 6 रखिए तो 6 का वर्ग, यहाँ भी आप 6 रख सकते हैं, 6 के की वैल्यू अपने आप ही बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे 36 माइनस 6 चौक 24 और प्लस के बराबर 0। 6 से 4 जाके 2 और 3 में 2 जाके बच जाता है 1, यानी के बराबर 0। के की वैल्यू आ जाती है माइनस के 12, प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाकर हो जाता है माइनस का। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस के 12। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ही आपका सही आ जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है और 8 में है दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल 24 है। ठीक है, क्वेश्चन फिर पूछता है उसमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है। इनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है। संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ इस ऑप्शन में ना देखिए, यानी ऑप्शन 16 और 8
ऑप्शन बी आपके सामने है 12 और 6, सी ऑप्शन आपके सामने है 18 और 9, और डी ऑप्शन आपके सामने क्या है 14 और 7। देखिए इस क्वेश्चन को ना, देखिए इस क्वेश्चन को ना आप पलक झपकते ही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, आप ये सोच लोगे सर ऐसा क्या इस क्वेश्चन में? अरे भाई जब क्वेश्चन में करने की कुछ जरूरत है ही नहीं आपको, है जी। क्यों नहीं जरूरत है? देखिए यहां इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और लकर दो। दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल 24 है। इनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, बिल्कुल सही है, तो संख्या ही होगी। अब क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन को आप समीकरण बनाकर भी कर सकते हैं, और कम से कम समय में आपको एक क्वेश्चन अगर करना है तो आपको इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं, यानी इसके ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है। आप देखिए दो संख्याओं का योगफल 24 है। अब 12 में जब आप जोड़ेंगे एक संख्या 12, मान लीजिए कि बी ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। भाई एक संख्या 12, दूसरी संख्या 6, क्या इन दोनों को जोड़कर 24 आता है? आप जोड़ोगे सर 18 आता है। आना कितना चाहिए था? 24। ये तो पहले स्टेप में खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां जोड़कर देखते हैं कि क्या 24 आता है? यहां आता है 17 और 27, यानी यहां भी ये गलत हो जाते हैं। यहां जोड़ते हैं 7 और 4 11 और 1 21। या आपके सामने 24 आया, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंख मीच कर लगा दो कि इसका आंसर कितना आता है 16,8। बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर आ जाती है। देखिए क्वेश्चन में करने में भले ही हम यहाँ पर 5-5 मिनट ले रहे हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन जब आप बोर्ड में इस तरीके से करोगे ना, इस क्वेश्चन को 20-20 सेकंड 40-40 सेकंड में कर जाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 8, और 8वां क्वेश्चन हम करते हैं कैसे वो देखते हैं। सॉरी 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों का, दो समरूप त्रिभुजों का त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? पूछा है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक, ऑप्शन यहां ऑप्शन से करना भी आसान होता है, लेकिन मैं ऑप्शन से एक क्वेश्चन आपसे नहीं करवाऊंगा। बी 11, सी 3:19, 3:19, डी है 19:3। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं ऑप्शन से तो आप बहुत आसान पड़ जाता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दोनों तरीके से आना चाहिए। यदि एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता या फिर 2 नंबर में पूछा जाता तो आपको तब तो ऑप्शन आपको नहीं मिलते, तब आप कैसे करते? आपको इसको करने के लिए त्रिभुज की कुछ थ्योरम होती है, प्रमेय होते हैं, आपको आनी चाहिए। लेकिन आपके यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है आपको उसे कम से कम समय में कर सकते हैं। कैसे? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 81 किसका वर्गमूल है, बताइए मुझे। या 9 का वर्गमूल नहीं है? बिल्कुल है। इसे हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 121 में हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी आपको यहां पर इसका अनुपात आ जाता है 9:11। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत,
लेकिन कर देखिए इसके पीछे आपको तरीका सोर्स तो मुझे बता दे, लेकिन इसके पीछे राज क्या है तो आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ना होगा। तो त्रिभुज चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको यहां समझना होगा कैसे। दो त्रिभुजों का एक परिमेय होती है कि दो त्रिभुज हमारे पास होते हैं। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हमारे पास ये है, और ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज है। तो इनका जो एरिया क्षेत्रफलों का अनुपात एक परिमेय होती है, यानी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यहां पर एरिया लगा देते हैं, यानी इनका एरिया, और बटे एरिया किस त्रिभुज का, त्रिभुज ऐसे मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो यहां संगत भुजाओं के बराबर होता है, यानी आप कोई सी भी दो भुजा मान लेते हैं कि जैसे कि मैं मानता हूं कि ए बी और डी ई इसका स्क्वायर। तो ए बी सी का अनुपात है 81 और यहाँ इसका है 121। तो ए बी और डी ई, यानी यहाँ पर आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 और 121 का 11। तो जो आंसर आता है 9:11 इसका राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। मर्जी आपकी है, यदि आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यदि आप ऑप्शन से नहीं कर सकते तो आप इसको त्रिभुज की फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दोनों ही तरीके से सही होगा, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 10 की ओर, और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या पूछता है ये आपको करना है। यहाँ 10वां क्वेश्चन है, देखिए ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है। लंब की माप होगी। यहां ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहां क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है, लंब की माप क्या होगी। देखिए एक आपको बनाना क्या है मेरे प्यारे भाई, आपको बनाना है समबाहु त्रिभुज। आपको वैसा समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। तो यहां यही बात आपको समझनी है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये मुझे एक आपके सामने समबाहु त्रिभुज बनाया, आप कहोगे जी सर, ए बी और सी। तो यहां पूछा गया कि इसके शीर्ष आप बी को मान सकते हैं, शीर्ष से आधार पर, जब ये शीर्ष हो गया तो आधार कौन सा हो जाता है, ए और सी, यानी हमें शीर्ष अभी क्या माना बी, तो आधार क्या हो गया ए सी, पर लंब डाला जाता है। तो लंब का मतलब है ये हमें लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब है जो आधार भुजा है, आधार भुजा पर जो कोण होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका शीर्ष है, ये इसकी आधार भुजा है, और शीर्ष से आधार भुजा पर लंब डाल दिया, यानी यहाँ जो कोण बनेगा ना वो आपका 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। ठीक है, लंब की माप करनी यानी इसकी माप हमें ज्ञात करनी।
तो इसकी माप हमें मान लेते हैं कि लंब की जो माप है वो h मान ली। अब प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी, आपका होगा सर a, तो a भुजा इसकी हो गई, यह भी a और यह भी कितनी है हमारे पास, ये भी a ही है। क्लियर। अब एक बात मुझे बताइए, जब लंब पर, जब आधार भुजा पर या किसी भी भुजा पर लंब डाला जाता है तो उस भुजा को वो लंब आधा आधा कर देते हैं। ये आपको थ्योरम पढ़ी होगी, आपको ये पढ़नी होनी चाहिए कि जब किसी भुजा पर लंब डाला जाता है तो उस भुजा को समद्विभाजित कर देता है, समान दो भागों में बांट देते हैं। ये a है तो ये कितनी हो जाती है आपका होगा सर a/2। ये कितनी हो जाती है सर, ये भी हो जाती है आपकी a/2। क्लियर। अब यहां इस त्रिभुज में कहीं भी लगा सकते हैं, ABC, ए पॉइंट मान लिया D, यानी ABD या त्रिभुज BDC, ये एक जैसे त्रिभुज है। आप या तो आप त्रिभुज कौन से ले लेते हैं, त्रिभुज ABD, या फिर त्रिभुज आप ले सकते हैं BDC, दोनों ही सही हो। चलिए मैं ले लेता हूं BDC, त्रिभुज BDC के माध्यम से कर लेते हैं। तो यहां क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां समझेंगे, इस त्रिभुज में लगा देते हैं आप पाइथागोरस परिमेय। कौन सी परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये आपको पता होगा कि पाइथागोरस परिमेय क्या होती है। यानी आप देखते हैं, देखिए यहां पर होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, a², क्योंकि 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है ना वो कर्ण कहलाती है। लंब कितना है h, और आधार कितना है ये वाली, यानी a/2 का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर निकालना है, यानी a² माइनस a/2 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ a² बटे 2 दूनी 4, तो h² हो जाता है। h² बराबर यहाँ पर a² आप कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1/4, या फिर h² बराबर a², 4 एकम 4, यहाँ बन जाता है 3/4। h बराबर आप स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाता है, ये आपके सामने बन जाता है अंडररूट यानी वर्गमूल, और h बराबर क्या आ जाता है a² से यानी a और √3 और बटे 4 का वर्गमूल आता है 2। तो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है a√3/2, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाते हैं। यहां पर आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये भुजा बदल सकते हैं और तरीका सबका यही रहना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो प्लीज भाई YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछते हैं, पूछा गया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए व्यास कितना है 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, यानी 1/2 और बटे 2 कर लेते हैं, यानी ये आ जाता है 1/4। ये आपके सामने क्या आ जाती है त्रिज्या आ जाती है कितनी,
1/4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते पूछा गया कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन आपका तो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। ये आपको पता होगा, यानी आप रख सकते हैं 2π और r की वैल्यू कितनी 1/4 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 2π गुना 1/4 चौक 16। यहां से 2 से काटते हैं 2 8 16, यानी आपके सामने π/8 वैल्यू की आ जाती है, यानी π/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाती है। तो आपको ये यानी आपके पास ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, यह आपकी त्रिज्या दी गई है। और उसके बाद वर्ग का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। डी थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। और यहाँ पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आप लगा सकते हैं θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 60 और 360, और यहाँ पाई की वैल्यू आपको पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पाई के पदों में है। आर की वैल्यू आती है 6 गुना 6, यानी 0 से 0 6 चंग 36, 6 से 6 काट जाते हैं 6, और यहाँ बच जाता है पाई। तो आपके पास आते हैं कितना 6π सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ आपको जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, अगर यदि आपको निकालना है तो θ/360 πr², आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा और इसकी सिर्फ वैल्यू रख दो, आया आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है ये आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से इतने हैं, लंब भुजा की माप कीजिए। समकोण त्रिभुज यानी आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, आप पॉइंट कुछ भी मान ले, बस ये थोड़ा सा त्रिभुज देखने में अच्छा लगता है ना, ABC। पूछा गया है कि त्रिभुज का कर्ण 90 डिग्री के सामने यानी 7.5 सेंटीमीटर होता है, और आधार 4.5 सेंटीमीटर है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसका जो कर्ण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.5, और जो उसका आधार है वो कितना दिया हुआ है 4.5। आपसे पूछा गया है लंब भुजा की माप क्या होगी। लंब भुजा का मतलब है AB का मान कितना होगा। मैं मानता हूं कि h होगा। कर्ण लंब हमें ज्ञात करना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, कर्ण यानी आपको लंब निकालना है, यानी लंब √k यानी कर्ण और बटे आधार स्क्वायर, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां देखते हैं कर्ण कितना है 7.5 स्क्वायर माइनस आधार कितने हैं 4.5 स्क्वायर। यानी ये आप कैसे कर सकते हैं, आप देखिए 7.5 में एक बार 4.5 जोड़ लीजिए, और 7.5 से एक बार 4.5 घटा लीजिए, बिल्कुल राइट। तो यहाँ आते हैं 5 5 10 7 और 4 11 1 12, यहाँ बच जाते हैं 5, 7 में 4 जाके बच जाते हैं 3, यानी 12 तिया 36, और 36 का कितना आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो लंब आ जाता है वो कितना आ जाता है, आपका आंसर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर आ जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है, 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको देखना है। तो यहाँ 14 क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ 12 व्यक्तियों का भार माध्य इतना है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है
यहाँ पर यदि आप देखते हैं कि व्यक्तियों की जो संख्या है, देखिए 12 व्यक्तियों की संख्या, क्वेश्चन पूरा लिखता हूं 15 क्वेश्चन, यहाँ 12 व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या के 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है। इनके भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहां आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य का मतलब आता है 45.6 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। पदों की संख्या कितनी है, यानी 12 व्यक्ति है। ठीक है, तो यानी आप गुना कर लेते हैं, तो योग जब गुना करते हैं तो योग आ जाते हैं 45.6 गुना 12, यानी 12 6 72, हासिल गए 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 आ जाता है 67, हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 48 और 6 14 54, यानी 547.2, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं और पूछते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16 में है। देखिए 16 क्वेश्चन पूछता है कि 3,6 और x का माध्य, यहां से समांतर माध्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक करवाया, एक ही है, 5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। आपको बताया कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो योग बटे पदों का योग बटे संख्या होता है। ठीक है, अब माध्य कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 5, योग यानी 3 + 4 + 6 + x और बटे संख्या 1 2 3 4 संख्या 5, 3 और 4 7, 7 और 6 13 बटे x। तो यहाँ गुणक आप कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 13 + x। यहाँ जब गुणा करते हैं 20 - 13 बराबर x, यानी x का मान 20 से 13 जाकर बच जाते हैं 7, यानी आपका आंसर कितना आता है 7। x की वैल्यू आपके सामने क्या जाती है 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण दे रखी है x - 1 बटे x बराबर 1 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका व्युत्कर। देखिए सबसे पहले आपको समीकरण बनानी होगी, आप कहोगे जी सर, यहाँ x के गुना x में करते हैं x², 1 की 1 बटे x बराबर 1, यहाँ गुणा मान लेते हैं तो x² - 1 बराबर 1, x² - x - 1 बराबर 0। यहाँ आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 है। व्युत्कर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। b की वैल्यू -1, 4 गुना a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, माइनस प्लस 4, यानी आ जाती है, यानी जो इसका व्युत्तर आता है वो आ जाता है 5। सिंपल क्वेश्चन है, 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम 16 क्वेश्चन कर चुके हैं और यहाँ पर 16 क्वेश्चन कर चुके हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 और यहाँ 3 क्वेश्चन आपके रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, कुछ है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई
से 1 मीटर अधिक है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होगी। देखिए यार, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई से यानी इसकी आप चौड़ाई x मान सकते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाती है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक यानी x+1, यानी चौड़ाई आपकी क्या मान ली हमने x, लंबाई होती है x+1। तो द्विघात समीकरण हो जाती है क्या, देखिए यहाँ दिया गया आयत खेत कैसा है, आयताकार है, उसका क्षेत्रफल 30 मीटर। सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 30। तो लंबाई कितनी x+1, चौड़ाई कितनी x बराबर 30, x² प्लस x और माइनस के 30 आपका राइट आंसर आ जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है, x² प्लस x माइनस 30। चलिए यहां पर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन 19वां, और 19वां क्वेश्चन आपसे कल करवाते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए पूरा पेपर हमें सोल्व करवाना है जैसा कि आपसे हमने वादा भी किया है। तो दोस्तों ये आज हमें 18 क्वेश्चन करवाए और 19 और 20 और एक बीच का वो क्वेश्चन रह चुका है आपका 14वां, जो आपको अगली नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये हमारी जो आज की क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यकीन करना कितने कौन चैप्टर से कितने नंबर है। यदि आप पहला चैप्टर देखते हैं वास्तविक संख्या, तो आपसे 1 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति तो यहाँ से आपसे पूछा गया है 1 नंबर का, और यदि आपसे अभाज्य और यहाँ से पहले फिर भी पहले चैप्टर से 2 नंबर का पूछा जाएगा। 1 2 3 क्वेश्चन वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति से 1 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, और 1 क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, यानी 2 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन द्विघात से पूछे गए। यानी कुल मिलाकर यहां से कल में आपको कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं और कितने अब की बार पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको आज की क्लास का पढ़ने का फायदा जरूर मिलेगा, आप इतना विश्वास कर सकते हो। देखिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चैनल को हमारे इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर देना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश और मस्त रहिए। और कल भी एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और दोस्तों आपको कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं और कितने अब की बार पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको आज की क्लास का पढ़ने का फायदा जरूर मिलेगा, आप इतना विश्वास कर सकते हो। देखिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चैनल को हमारे इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर देना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश और मस्त रहिए। और कल भी एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और दोस्तों हो सकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश और मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।